So hello all, I welcome you all in our next video of English language lesson 6 verbs, gerunds and participles term 1 class 8, right? If you remember in our last video we have gone through lesson 5 and we have completed that chapter, right? So let's proceed with this chapter. Lesson 6 verbs, gerunds and participles, right? So if you remember we started finite verb and non-finite verb, where we have studied non-finite verb is further divided into three categories, that is infinitives, which stand as 2 plus base form of the verb, and then gerunds, and then participle, right? Gerund is second kind of non-finite verb and participle is the third kind of non-finite verb. So in this chapter we are going to study the second and the third form of non-finite verb, that is gerunds and participles. So let's start. Gerunds, participles and infinitives are non-finite verb. ये तो आपको पता ही है कि non-finite verb क्या के तीन फॉर्म होते हैं और वो कौन कौन से हैं? gerunds हैं, participles हैं, and infinitive है, right? Let us discuss gerunds and participle now. A present participle functions like an adjective whereas a gerund functions like a noun. तो जो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किस तरीके से काम करता है? एडजेक्टिव की तरह, और जो जेरेंड होता है वो फंक्शन करता है नाउन की तरह, राइट? एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल ए, स्माइलिंग रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द फेस, राइट? सो स्माइलिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिलैक्सेस and functions as a noun. If we ask if we ask the question what relaxes the muscles, we get the answer smiling. So it is a gerund, right? तो स्माइलिंग फर्स्ट वाला जो सेंटेंस आप यहाँ पे है वो है स्माइलिंग रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द फेस. सो स्माइलिंग आप देख सकते हो स्माइल के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ है, जो कि आपने हमेशा पढ़ा होगा कि आईएनजी फॉर्म अगर रहता है किसी भी वर्ब के साथ तो वो हम कैसे ट्रीट करते हैं उसको? एज अ वर्ब, राइट? बट वाई वी आर ट्रीटिंग ओवर हेयर दिस स्माइलिंग एज अ सब्जेक्ट, दैट मीन्स नाउन, बिकॉज क्यों नाउन की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है? बिकॉज स्माइलिंग ओवर हेयर इज़ नॉट अ वर्ब. वो वर्ब की तरह यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि रिलैक्स जो उसके बाद वाला वर्ड लिखा हुआ है क्या है? रिलैक्सेस, जो कि एक वर्ब है, और उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? स्माइलिंग. इवन दो स्माइलिंग आईएनजी फॉर्म में है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि नाउन की तरह काम करते हैं, और उन्हीं वर्ब को, ऐसे ही वर्ब को जो नाउन की तरह सेंटेंस में काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जेरेंड्स, राइट? सो स्माइलिंग इज़ द सब्जेक्ट. अब आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि स्माइलिंग जो है सब्जेक्ट है किसका? वर्ब का, और वो वर्ब कौन है? रिलैक्स का, या रिलैक्स जो लिखा हुआ है, राइट? और ये स्माइलिंग जो है वो फंक्शन किसकी तरह कर रहा है? नाउन की तरह. इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट रिलैक्सेस द मसल, अगर हमने क्वेश्चन पूछा कि रिलैक्स मसल्स को रिलैक्स क्या करता है, तो आंसर क्या आएगा? स्माइलिंग. तो स्माइलिंग जो आएगा वो तो नाउन की तरह काम आएगा, क्योंकि व्हाट से हम पूछ रहे हैं, तो व्हाट के बाद जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोई ना कोई नाउन का नाम ज़रूर मिलता है, और नाउन का नाम मिलने का मतलब है कि सब्जेक्ट का मिलना, और सब्जेक्ट हमारा हमेशा क्या होता है? नाउन, राइट? So it is a gerund. So smiling over here in our first sentence, it is a gerund, right? B, smiling children look cheerful, right? So smiling describe the noun children. अब आप देख सकते हो B वाले सेंटेंस में smiling लिखा हुआ है और उसके बाद क्या आ रहा है? children, जो कि children क्या है? नाउन. और आपको पता है कोई भी वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. तो उसी तरह स्माइलिंग यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है? चिल्ड्रन को. कि कैसे बच्चे चेयरफुल लगते हैं, या किस तरीके के बच्चे चेयरफुल लगते हैं? जो हंसते रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे स्माइलिंग जो है डिस्क्राइब किसको कर रहा है? चिल्ड्रन को. इवन दो जो स्माइलिंग लिखा हुआ है उसमें फिर से क्या लिखा हुआ है? आईएनजी. तो इवन दो आईएनजी लिखा हुआ है इस स्माइलिंग में, बट देन ऑल्सो इट इज़ डिस्क्राइबिंग मोर अबाउट चिल्ड्रन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ adjective, right? So smiling describe the noun children, it acts like an adjective, so it is a participle. ठीक है? तो क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये पार्टिसिपल है. तो जो भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म अगर नाउन की तरह काम करेगा सेंटेंस में तो वो जेरेंड कहलाएगा, और अगर वही वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म किसी भी वर्ब का अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल, राइट? लेट प्रोसीड फॉर द क्लास.
Gerund. A gerund is a verb that ends in ing and functions as a noun. It is a verbal noun and does the work both of a verb and a noun. राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ जेरेंट की डेफिनेशन इन्होंने लिखा हुआ है। तो जेरेंट क्या है? जेरेंट एक वर्ब होता है जिसमें जिसके एंड पे क्या होता है? आईएनजी लिखा होता है, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है जेरेंट, जो कि किसकी तरह काम करता है? फंक्शंस एज अ नाउन। इट इज़ अ वर्बल नाउन एंड डज, और ये वर्बल नाउन होता है क्योंकि ये वर्ब तो होता ही है, क्योंकि वर्ब से ही बनता है ये, पर फंक्शन किसकी तरह करता है? नाउन की तरह। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वर्बल नाउन एंड डज द वर्क ऑफ बोथ एंड डज द वर्क बोथ ऑफ अ वर्ब एंड अ नाउन, जो कि वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह, राइट। एग्जाम्पल्स: jogging is a good exercise, fishing is his hobby, right? So in the above sentences the word jogging and fishing are used as gerunds. gerund की तरह काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वॉट, अगर आप वॉट करके दोनों में क्वेश्चन करोगे कि वॉट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, राइट, तो क्या आएगा? जॉगिंग। और फिर सेकंड वाले में अगर आप क्वेश्चन करोगे व्हाट इज़ हिज हॉबी, तो फिर आएगा फिशिंग। तो व्हाट करके हम क्वेश्चन दोनों सेंटेंस में अगर पूछेंगे तो क्या आएगा? जॉगिंग आएगा और फिशिंग आएगा। तो अभी मैंने बताया आपको कि व्हाट करके जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर हम व्हाट करके पूछते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है? नाउन मिलता है, और वो नाउन इसका मतलब है या सब्जेक्ट मिलता है। तो नाउन का मतलब, नाउन अगर मिल रहा है या सब्जेक्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो क्या हुआ? नाउन ही है, राइट। सो इन द above sentences the word jogging and fishing are used as gerunds. तो ऊपर वाले दोनों sentences में जो word jogging और fishing लिखा हुआ है वो क्या है? gerunds है, right? Why? Because they are the subject, in the sentence, right? They will not change according to tense, number or person of the subject. Now jogging will not change और fishing will not change. अगर jogging के बाद अगर was लिखा होता कि jogging was a good exercise या jogging will be a good exercise, तो क्या jogging बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। और पर चेंज क्या हो रहा है? वर्ब चेंज हो रहा है, जो कि is was में बदल रहा है या was will be में बदल रहा है, पर jogging is remaining the same, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से भी नहीं चेंज होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के भी हिसाब से नहीं चेंज होगा, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से भी नहीं चेंज होगा, और ना ही वो टेंस के हिसाब से चेंज होगा। इसलिए ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो द आंसर इज़ जॉगिंग, इट इज़ डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन। अब जो अभी मैंने बताया आपको, वो यहीं पे पूछ रहा है कि अगर आप फर्स्ट वाले एग्जाम्पल्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करते हो कि व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो गुड एक्सरसाइज क्या है? तो आपको आंसर क्या मिलेगा? जॉगिंग। और जॉगिंग जो मिलेगा वो एक नाम होगा, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से। और नाम हमेशा क्या कहलाता है? नाउन और सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और इन अ सेंटेंस, राइट। सो इसी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओवर हियर द जॉगिंग विल प्ले द रोल ऑफ अ नाउन, राइट। और नाउन का रोल प्ले करेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? जेरेंड, राइट। सो इट इज़ अ जेरेंड। एग्जाम्पल्स: he likes jogging, you like jogging, they like jogging, he liked jogging, right? So the word jogging does not change. अब इन चार सेंटेंसेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जॉगिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ऊपर अगर आप दोनों सेंटेंसेस में देखोगे तो जॉगिंग किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह, राइट। क्योंकि ऊपर आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, जो लास्ट सेंटेंस देखो, लास्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि इट इज़ अ वर्बल नाउन एंड डज द वर्क बोथ ऑफ अ वर्ब एंड नाउन। तो वर्ब की तरह काम भी करता है और ये नाउन की तरह काम करता है। कौन? जेरेंड, राइट। तो ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल में नाउन की तरह काम कर रहा है, मीन्स जेरेंड है, और नीचे वाले चार एग्जाम्पल्स में जो बीच में दिया हुआ है वहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, राइट। सो द वर्ब जॉगिंग डज नॉट चेंज इन द अबाव सेंटेंसेस। अब ऊपर वाले जो चारों सेंटेंसेस में जॉगिंग दिया हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। सो इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब, और यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है? वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है, मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वो ना टेंस के बेस पे चेंज हो रहा है, ना सिंगुलर प्लूरल के बेस पे चेंज हो रहा है, और ना ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के फॉर्म में चेंज हो रहा है, राइट। एंड इज़ कॉल्ड अ जेरेंड, और इसीलिए वहाँ पे वो जेरेंड की तरह काम कर रहा है। द वर्ब लाइक इज़ अ फाइनाइट वर्ब दैट चेंजेस इन द अबाव एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे जो लाइक है, जो आप देख सकते हो, ही लाइक्स आ रहा है, फिर यू लाइक आ रहा है, दे लाइक आ रहा है, फिर ही लाइक्ड आ रहा है। तो आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस
चेंज हो रहा है, देन वही लाइक लाइक्ड में बदल रहा है, दिस मीन्स दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में वो जा रहा है। तो यहाँ पे लाइक जो वर्ब लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है ईदर विद अ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और विद द फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, राइट, और मे बी विद द टेंस चेंज हुआ। तो ये लाइक क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। पर जॉगिंग जो कि बोल्ड में लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। एग्जाम्पल्स, so sorry, example, she is jogging in the park. So here is jogging is a finite verb. क्यों? क्योंकि यहाँ पे is जो है वो चेंज होगा और jogging will remain the same. तो यहाँ पे पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो is jogging पूरा का पूरा finite verb नहीं है, सिर्फ is जो है वो finite verb है and jogging will remain as a non finite verb. So let proceed further. इसको मैंने आगे अभी समझाया है, आप देख सकते हो। एग्ज़ाम्पल, तो जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछला वाला एग्जाम्पल हमने जो अभी पिछली स्लाइड में रीड किया वो क्या था, शी इज़ जॉगिंग इन द पार्क, राइट। तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट, और जॉगिंग जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब इन द पार्क, राइट। तो अगर आप यहाँ पे जॉगिंग सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जॉगिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी हम जेरेंड इस स्लाइड में जेरेंड या इस सेंटेंस में जेरेंड नहीं पढ़ रहे हैं, जॉगिंग जेरेंड की तरह काम नहीं कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ वर्ब। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इज़ और जॉगिंग में कौन फाइनाइट वर्ब है और कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, राइट। तो आप देखते हो मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, हेयर इज़ जो है वो फाइनाइट वर्ब है, क्यों, अभी डिस्कस करते हैं। और जॉगिंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। वाई मैंने लिखा है, वाई बिकॉज अब देखते हैं रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आप पहले वाला सेंटेंस देखोगे जो कि लिखा है शी इज़ जॉगिंग इन द पार्क, तो वो चेंज हो सकता है। चेंज कैसे हो जाएगा, ही वॉज जॉगिंग इन द पार्क लिखा जा सकता है, दे वर जॉगिंग इन द पार्क लिखा जा सकता है, डेफिनेटली लिखा जा सकता है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, सो यू कैन सी इज़ हैज़ चेंज इनटू वॉज या वर। अब आप देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो शी के साथ इज़ जुड़ा हुआ है वो इज़ चेंज होके क्या हो रहा है, जो मैंने अपने से सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस लिखा है वो किस में हो रहा है, वॉज या वर में चेंज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे वॉज या वर और इज़ ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। वॉज, इज़ और वॉज में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टेंस के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं। और ही वाले जो सेकेंड सेंटेंस है और दे वाले जो थर्ड सेंटेंस है, वॉज या वर्ब जिसमें लिखा हुआ है वो वॉज या वर्ब में क्यों चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वर्ब वॉज सॉरी सिंगल सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, और वर लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि हमने वहाँ पे दे लिखा हुआ है। तो इन दोनों में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, वॉज या वर्ब में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है एक में और दूसरे में प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे इज़ वॉज वर जो है आपका फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें चेंजेस आ रहे हैं इधर with the reason of tense or with the change in the subject, that is first, second or third person, or maybe singular or plural, right. So over here is was were क्या है, finite verb है। एंड शी हैज़ चेंज्ड इनटू ही और दे, वो तो ठीक है, वो तो सब्जेक्ट की बात है। तो यहाँ सब्जेक्ट को हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं करके देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शी और ही और दे में भी चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि शी और ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे इज़ लगा, वॉज लगा। पर जैसे ही हमने दे वाला यूज़ किया थर्ड सेंटेंस, तो उसमें दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से वहाँ पे उसका जो प्लूरल वर्ब भी आएगा तो वर आया, राइट। बट द वर्ड जॉगिंग इज़ रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट वाला सेंटेंस देखोगे, शी इज़ जॉगिंग इन द पार्क, उसमें इज़ जो है वो फाइनाइट वर्ब है, और जॉगिंग जो है, अब आप जॉगिंग को देखो, पहले वाले सेंटेंस में भी जॉगिंग लिखा हुआ है, सेकेंड वाले सेंटेंस में भी जॉगिंग लिखा हुआ है, और थर्ड वाले सेंटेंस में भी जॉगिंग लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स जॉगिंग इज़ रिमेनिंग द सेम, राइट। सो ओवर हियर जॉगिंग इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट इज़ नॉट चेंजिंग, either there is a change in the tense, or maybe there is a change in the singular or plural subject, or maybe there is a change in the first, second, third person, but is was were जो auxiliary verb है हमारे वो change हो रहे हैं। तो is was were ये क्या है, finite verb है, and jogging which is not changing, so it is a non finite verb, right. So let's proceed further, class. Now read the following sentences
where the same verb has been used as a finite verb and as a gerund, right? अब कुछ sentences में जो कि वर्ब सेम जगह, दोनों जगह सेम वर्ब है, पर एक जगह वो फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है और एक जेरेंट की तरह, राइट? एग्जाम्पल्स ए, शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज। अब ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। क्यों? इज़ डांसिंग, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दे के पिछली स्लाइड में मैंने बताया, जहाँ पे लिखा था इज़ जॉगिंग, तो इज़ डांसिंग क्या है? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इज़ जो है वो चेंज होगा बट डांसिंग विल रिमेन द सेम। सो ओवरऑल दोनों को मिला के क्या हुआ है, इन दोनों को ट्रीट हम कैसे कर रहे हैं? फाइनाइट वर्ब से। बी वाला, डांसिंग इज़ हर हॉबी, सो ये है जेरेंट, क्योंकि यहाँ पे डांसिंग जो कि आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो लिखा हुआ है, पर अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ हर हॉबी, तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट इज़ हर हॉबी, तो आंसर क्या मिलेगा? डांसिंग। और जो डांसिंग मिलेगा दैट विल डेफिनेटली विल बी ट्रीटेड एज नाउन। तो यहाँ पे अगर किसी वर्ब को लिखने से अगर हमें नाउन मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जेरेंट, राइट? Let proceed further class. These verbs are usually followed by the ing form, the gerund, right? तो ये सारे verb हैं जो कि ing form इसमें हम लिखते हैं और they form which form of the non-finite verb? The gerund form of the finite non-finite verb, right? Finish, can't help, dislike, go on, mind, miss, continue, stop, avoid, put off, keep, suggest, give up. So now these are the verb that follows what? Ing, and they form gerund, right? Examples, I enjoy listening to music, right? So यहाँ पे listening क्या है? ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है, आई एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ओवर हियर लिसनिंग इज एक्टिंग एज अ फाइनाइट वर्ब। प्लीज स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली, सो प्लीज स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली, ओवर हियर टॉकिंग इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ finite verb, right? So let proceed further class. Now these are the exercises that I've solved for you all, so you need to write it in the same manner in your book as well as in your copy, right? So read the following sentences and underline the verbs, state whether each is a finite verb or a gerund. So now you can see, first one is rowing is a good exercise. So rowing, अब rowing कहाँ आ रहा है? रोइंग पहली बात तो वर्ब है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये आ कहाँ रहा है? शुरुआत में। दैट मीन्स इट इज़ अ जेरेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो आंसर क्या मिलेगा? रोइंग। और रोइंग जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? हमें नाम मिल रहा है, तो नाम मीन्स नाउन, और नाउन क्या कहलाता है अगर आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो रहा है सेंटेंस में? तो जेरेंट, राइट? सेकेंड वन, ही इज़ रोइंग अ बोट, तो इज़ रोइंग दैट मीन्स फाइनाइट वर्ब। सो यू कैन सी this is a solved exercise. You have to write it in the same manner as I have written in your book and in your classwork copy. Let us see the second one, filling the blanks with the ing form of the verb given in the box, right? So first one, repairing the old bicycle is a difficult task. तो हमने रिपेयर लिया, और क्योंकि आईएनजी फॉर्म में बोला है तो रिपेयर का क्या हो जाएगा? आईएनजी जब जुड़ेगा तो रिपेयरिंग हो जाएगा, राइट? सेकेंड वन, ही इंजॉयज टॉकिंग टू हिज ग्रैंडपा। टॉक दिया हुआ है, अगर उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टॉकिंग, राइट? ही डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग, मदर सजेस्टेड गोइंग फॉर अ पिकनिक एज इट वॉज अ हॉलीडे, राइट? So A and B, over here I have solved these two exercises for you all, so you have to write it down in the very same manner in your book as well as in your copy. Let's proceed further class. Now the C one, filling the blanks with appropriate gerunds from the box, right? So there are several options are given, you have to put one by one according to the suitable or fitable answer in the filling the blanks, right? So first one, as it is written, solving a puzzle is a time consuming, right? My parents praises her talent for dancing. Driving requires prior training, right? Skiing is his favorite sport, right? So these are the things that you have to write down in this very same manner in your book as well as in your copy, right? Now the next one, in some sentences some words follow the pattern verb plus preposition plus ing form, ठीक है? तो कुछ सेंटेंसेस में हम कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं? वर्ब रहता है प्लस प्रीपोजिशन रहता है प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, देन कम्स द ऑब्जेक्ट, राइट? एग्जाम्पल्स, दे ऑलवेज थिंक ऑफ गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, राइट? तो थिंक क्या है? वर्ब है, ठीक है? दे क्या है?
uh, uh, सॉरी, दे इज़ अ सब्जेक्ट, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम, देन थिंग क्या है, वर्ब है, ऑफ प्रिपोजिशन, गोइंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन ऑन अ लॉन्ग ट्रिप इज अ ग्रुप ऑफ words that are playing the role of a, or that is playing the role of a object, right? Second one, he should apologize for breaking the glass. तो यहाँ पे he क्या है, सब्जेक्ट है, should मॉडल्स हैं, apologize again is a verb, for is a preposition, breaking is an ing form of the verb, and the glass is an object, right? So let's proceed further class. So D1 again this is a homework, you can see I have written, ठीक है? So these are the words that you with the help of these words you have to make sentences. The first one has been done for you, so second, third and fourth is your homework. You have to use this word in your own sentence, and you have to write it down in your classwork copy, right? E. Filling the blanks with a suitable ing form of the verb given in the box, you will note that the ing verbs are preceded by the prepositions, right? So जो अभी जो फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा है कि कुछ कुछ सेंटेंसेस में फॉर्मेट क्या होता है, वर्ब रहता है, ठीक है, देन प्रीपोजिशन रहता है, एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है. तो उसी फॉर्मेट पे ये हमारा एक्सरसाइज भी हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है. फर्स्ट वन, आई थिंक ऑफ शिफ्टिंग टू अ हिल स्टेशन. अब शिफ्ट दिया है तो ऑफ के साथ क्या आ जाएगा, शिफ्टिंग मीन्स शिफ्ट प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, राइट? सो थिंक क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और शिफ्टिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड, ही शुड अपोलोजाइज टू हिज आंट फॉर स्पीकिंग सो रूडली. सो यहाँ पे अपोलोजाइज क्या है, वर्ब है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और स्पीकिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? So let's proceed further class. He was praised for giving an amazing dance performance, right? So यहाँ पे she क्या है, सब्जेक्ट है, was आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, praised आपका वर्ब है, राइट? for preposition है, और giving क्या है, आपका verb plus ing form of the verb है, राइट? फोर्थ वन, he was reprimanded for disturbing his teacher in the laboratory, right? So reprimanded is a verb, for is a preposition, then disturbing is a verb plus ing form, right? Okay, let's proceed further. Sometimes we use be plus used to plus ing form of verb. अब यहाँ पे हमने देखा है, आप देख सकते हो मैंने आगे लिखा हुआ है, बी जो है, बी का फॉर्म जो होता है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग, अगर कहीं पे बी लिखा है और और आपकी उसको टेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टेंस के हिसाब से अगर बी का देखोगे, तो बी का कई सारे फॉर्म होते हैं, और ये फॉर्म क्या है आप देख सकते हो, इज, एम, आर, वर, विल, शैल, एक्सपेक्ट्रा, राइट? तो ये टेंस के बेस पे ये बी के सारे फॉर्म्स होते हैं, राइट? सो आगे पढ़ते हैं. इट इम्प्लाइज अ पर्सन इज़ यूज टू समथिंग. इट इम्प्लाइज अ पर्सन इज़ यूज टू समथिंग एंड इट इज़ नो लॉन्गर न्यू फॉर हिम, राइट? तो यहाँ पे जब हम बी के साथ यूज टू लगाएंगे, मतलब बी, तो वहाँ पे कोई ना कोई टेंस का फॉर्म आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म आ जाएगा, राइट? प्लस यूज टू. अब यूज टू क्या दिखाता है कि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ करता था पर अब ऐसा नहीं है, राइट? और उसके साथ यूज टू के साथ क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ए, ही इज़ यूज टू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. अब इसका मतलब है कि वो, मतलब उसकी ज़मीन में सोने की आदत हुआ करती है, ऐसा. पर अभी ऐसा कुछ नहीं है. हुआ करती है क्योंकि एज लगा है तो हुआ करती है, पर अब ऐसा नहीं है. ये शायद थोड़ी देर या थोड़े दिनों पहले की बात है या थोड़ी देर पहले की बात है, पर अब ऐसा नहीं है. दैट मीन्स ही इज़ नो मोर यूजिंग द फ्लोर टू स्लीप, राइट? शी इज़ यूज टू ट्रैवलिंग बाय मेट्रो. तो शी इज़ यूज टू ट्रैवलिंग बाय मेट्रो, इसका मतलब है वो थोड़ी देर या थोड़े समय पहले तक वो मेट्रो से ट्रैवलिंग करती है, बट अभी ऐसा नहीं है. मे बी अभी शायद वो किसी और चीज़ से ट्रैवल कर रही हो, तो दैट मीन्स वो ऐसा हुआ करता है बट अब ऐसा नहीं है. सो एफ, फिलिंग द ब्लैंक्स विद यूज टू प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, राइट? सो फर्स्ट वन, रीता इज़ यूज टू लिविंग इन अ फार्म हाउस, राइट? सो यूज टू लिविंग मतलब वो रहा करती है बट अभी रह रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं. Nisha is used to facing difficulties in any new project, in any
न्यू प्रोजेक्ट शी टेक्स अप, राइट। सो दैट मीन्स इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, यूज टू। अब आप देख सकते हो जो बी वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर सबसे, जहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स वी यूज़ बी, तो बी के साथ आप देख सकते हो बी के फॉर्म में क्या आ रहा है, इज़ आ रहा है, जो कि एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ही इज़ यूज टू स्लीपिंग, ही इज़ यूज टू ट्रैवलिंग, तो इस क्या आ रहा है, वो बी का फॉर्म ही है, टेंस के बेस पे वो फॉर्म ही चेंज हुआ है बी का, क्योंकि आपने आप देख सकते हो मैंने बी में बगल में जहाँ पे मैंने खुद से पेंसिल से लिखा हुआ है कि बी के कई सारे फॉर्म होते हैं टेंस के बेस पे, और वो क्या होते हैं, इज़, एम, आर, वर, शैल, विल, एक्सपेक्ट्रा, राइट। थर्ड सेंटेंस अब देखते हैं, ही इज़ यूज टू गोइंग टू बेड लेट दीज डेज एज ही रीड्स नॉवेल्स एट नाइट, राइट। तो अभी वो मतलब देर से सोया करता है, जो कि पहले शायद ऐसा नहीं रहा होगा, पहले जल्दी सो जाता होगा, बट अभी वो क्या कर रहा है, क्योंकि चेंज हो चुका है, राइट। सो class, let's proceed further. So homework, students, you all have to write down all the contents and exercises given on page number 46, 47 and 48 in your classwork copy. You also have to complete the exercises in your book and learn all the definitions and exercises of lesson 6, right. So what you have to do is you have to write down all the contents as well as the exercises which are given on page number 46, 47 and 48, like you have done lessons 5. In the same manner you have to do lesson 6 also, right. I also know that several exercises of lesson 5 is still left for you to complete, right, or for us to complete. So we will be doing those exercises by tomorrow, right. So tomorrow I will be asking your class teachers, your group class teachers, sorry, your class teachers to submit, your group class teachers to submit the things to you, ठीक है, all the contents of the exercises, and then you will be completing those exercises in your copy, right. And also you have to learn both the chapters till uh, where we have studied up till now, right, from where from lesson 5 till here, that all we have completed. So students, in our next class we will start with participles given on page number 48. So you all need to read the chapter as well. आपको 48 पे हम अगले अपने पीरियड में या अगले अपने वीडियो में we will be going through participles. So you have to, not only you all have to write down the definitions as well as exercises in your copy, but also you have to read all the content which are given on page number and 40 page number 48 and 49, right, so that when I will be teaching you, you will not be having any problem in understanding, right. So till then, take care and stay safe. Thank you, class.